नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर किया प्रहार, कहा उनकी है मजबूरी। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना और फैमिली मेंबर्स को लड़ाना, यही उनका काम। एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में पीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गरीबों को बनाया सशक्त। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट और महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभा को किया संबोधित। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के प्रति भी देशवासियों को किया आगाह। एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरी ताकत देने के लिए जताई प्रतिबद्धता। 5 साल 5 पीएम के विपक्ष के फॉर्मूले पर विपक्ष पर बरसे। बीजेपी समेत एनडीए के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर और बेगूसराय में की रैली, तो जेपी नड्डा ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार की संभाली बागडोर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी ठोका खम। कर्नाटक के गुरमितकल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की रैली। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एटा में की चुनावी सभा। वहीं ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कलाकारों के साथ किया नृत्य। दिग्गजों ने किया नामांकन। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ से, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी से। संबित पात्रा ने पुरी में दाखिल किया अपना नामांकन। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सारण से भरा पर्चा। वहीं इंदौर में कांग्रेस को झटका। उम्मीदवार अक्षय बम ने पर्चा वापस लेकर थामा भाजपा का दामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो शेयर करने के मामले में असम से पहली गिरफ्तारी। असम पुलिस ने रितोम सिंह नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर तेलंगाना पहुंची। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं। नियुक्तियां रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को, तब तक सीबीआई जांच पर रहेगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों में किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म वितरित करने के दिए निर्देश। सीएम केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, यह है उनका निजी फैसला। मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला टीम भी पहुंची उबर कप के क्वार्टर फाइनल में। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जाति जनगणना के साथ साथ राष्ट्रीय एक्सरे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाने वाले सवाल पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि एक्सरे का मतलब हर परिवार में जाना है, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा कर रखे हैं, उसका भी एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे का मतलब क्या है? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा। उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। पीएम मोदी ने ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर
करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सीबीआई और ईडी तो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली थी, तो वो कैसे चुनाव हार गए। ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते जी। और इतना बड़ा देश एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लूटने की कोशिश करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए ये इशारा किया कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण पर जोर देती है। ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना सबने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। इन सभाओं में पीएम ने सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में लोगों के लिए किए गए कामों को गिनवाया, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के भ्रामक प्रचार से लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी। इस साल के आम चुनाव की फिजा में पक्ष और विपक्ष के तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं लोगों में जोश भर रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी ने जहां पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार के उल्लेखनीय काम को जनता के बीच रखा, तो वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन पर जवाबी हमला भी किया। पीएम ने साफ किया कि वो मध्यम वर्ग के जीवन से सरकार के दखल को निकालना चाहते हैं और गरीबों के लिए सरकार को खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 45 वर्षों के दौरान एक आत्मा घुस गई है, जिसने राजनीतिक वातावरण को बुरी तरह तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माओवादी सोच पर भी हमला किया। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक।
दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतारा में सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर भी देशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से उनसे जुड़ी कई सारी भ्रामक सामग्रियां तैयार की गई हैं, जिससे समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रहे हैं और इनकी सच्चाई देश के सामने आ गई है। पीएम ने कहा कि इस पूरे चुनाव में इंडी अघाड़ी के जितने लोग हैं उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, उन्हें नई नई गालियां देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में जनसभा की। उन्होंने राज्य को कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी लूट का एटीएम बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में कांग्रेस ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है और आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ने वाले हैं। पीएम ने कहा कि कर्नाटक में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई हैं। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है? कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है? बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार नहीं बल्कि वसूली गैंग चला रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जो टेक हब के रूप में जाना जाता है और दुनिया में अपना नाम बना चुका है, उसे अब टैंकर हब बना दिया गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कुमार आलोक, उर्मिलेश, श्यामा और शिशिर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आम चुनावों की धमक दिन प्रतिदिन तेज हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न मुद्दे मुखरता से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अस्थिर बनाम स्थिर सरकार की सोच भी भाजपा द्वारा सामने लाई जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने इसे लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन द्वारा एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले की संभावना व्यक्त की, तो अमित शाह ने भी राजनीतिक स्थिरता की महत्ता को सामने रखा। यानी अब स्थिर बनाम अस्थिर सरकार का मुद्दा चुनाव प्रचार में तूल पकड़ सकता है। दो चरण के लिए मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी दल युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन हो या इंडी गठबंधन,
दोनों ही देश की कमान संभालने के लिए चुनावी समर में जनता के बीच बेहतर सरकार देने का वादा कर रहे हैं। पीएम पद को लेकर एनडीए जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर एकमत है, वहीं प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर विपक्षी खेमे में आम सहमति की स्पष्ट कमी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी गठबंधन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन सत्ता में आने के बाद 1 साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब है कि देश 5 वर्षों में 5 प्रधानमंत्रियों को देखेगा। ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम। यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है कि यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं। हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इस देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। राजनीतिक स्थिरता समेत नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिरता मिली है। अमित शाह ने विपक्ष पर करारा तंज कसते हुए कहा कि एक साल के लिए प्रधानमंत्री बने, ये कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको अपने हिस्सेदारों के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडी अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि इंडी गठबंधन की इस मामले में अपनी दलीलें हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि हम किसे अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं ये हमारी इच्छा है, ये हम लोगों की मर्जी है कि हम 2 प्रधानमंत्री बनाएं या 4 प्रधानमंत्री बनाएं। मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। देश में किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन विकास के पथ पर अग्रसर भारत जैसे विशाल देश में स्थिर बनाम अस्थिर सरकार को लेकर बहस तो होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार और असम में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने गुवाहाटी में रोड शो किया, वहीं बिहार के मधुबनी और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है और लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हैं। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार समेत इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं देश से भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा हुआ है। घमंडिया अलायंस के लोग वो हैं जो सत्ता
हथियाने के लिए लगे हैं, आपकी सेवा के लिए नहीं लगे हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इसके अलावा भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने भी प्रचार में ताकत झोंकी हुई है। ओडिशा के संबलपुर से पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो और जनसभाओं के जरिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओडिशा की अस्मिता, ओडिशा की भाषा, ओडिशा की संस्कृति आज समस्या में है और कुछ बाहरी लोग ओडिशा के हितों को हड़पना चाहते हैं। उड़ीसा की ये मध्यांचल में, ग्रामीण इलाका में, आदिवासी इलाका में, किसानों के इलाका में, पिछड़े इलाकों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति कितने आकर्षण है। मोदी जी ने कल ही कहा अपार संभावना के राज्य इस उड़ीसा को देश में एक नंबर बनानी है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान के रायसेन में रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अब अपने अंतिम चरण की ओर है। इतनी गर्मी में भी उन्होंने फूलों की वर्षा की है। भाई तुम्हारी जिंदगी बचाते नहीं रहने देगा। आओ साथ चले, 100% मतदान करें और भैया को भारी वोटों से जिताओ। इस बीच लोकसभा के बचे हुए 5 चरणों के लिए एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ साथ प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आए। वहीं गुना से पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करते दिखे। उन्होंने विकास के नाम पर वोट की अपील की। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखे। उन्होंने महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सारी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार में सरकारी नौकरियों का श्रेय लेने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी को मैंने ही समझाया था कि हमने तय किया है कि 10 लाख नौकरियां देंगे। जब काम हो गया तो वो कहते हैं कि उन्होंने किया। कुछ लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के। कुछ लोग हम लोग साथ रखे, उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। जब कुछ हो गया तो पता हम किए। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन के विभिन्न नेता भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अपनी रैलियों में विपक्ष जहां भाजपा पर हमलावर है तो वहीं महंगाई जैसे मुद्दे भी उठा रहा है। जनसभाओं के साथ साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनाव प्रचार करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। गुरदासपुर से सुखजिंदर रंधावा, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, खंडूर साहिब से कुलबीर जीरा और आनंदपुर साहिब से विजयेंद्र सिंगला को टिकट दिया गया है। इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सभी नीतियां ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं और नरेंद्र मोदी उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग
आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कलाकारों के साथ नृत्य किया। इस बीच पटना आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के डोरू में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीएफ पूरे कश्मीर के लोगों के दिलों में बसती है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को महंगाई को लेकर घेरा। तेल की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, खाने के तेल की, बिजली के फीस के नीचे गरीब दब गया है। गैस जो है, गैस का चूल्हा जो है उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहां पहुंचा। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने ठाणे लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार राजन विचारे के समर्थन में महाराष्ट्र के ठाणे में रोड शो किया। तो वहीं वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अनाकपल्ले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से पार्टी उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रचार प्रसार के साथ नामांकन का